दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। पशुता की जब आंधी चलती है तो वह सबको अपनी चपेट में ले लेता है। वह यह नहीं देखता है कि वह हिंदू है या मुसलमान है। उसी तरीके से जब हम दूसरे धर्मों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं तो हम अपने धर्म के लिए सबसे बड़ी कठिनाई उत्पन्न कर रहे होते हैं। हमने बार बार यह बात बताई है, लेकिन यह बात नफरती गैंग को कभी समझ में नहीं आएगी। भले ही विपक्ष कहती रहे कि भाजपा सरकार ने पूरे देश में कैरोसिन छिड़क दिया है, सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है, और इस बात को लेकर भले ही हिंदूवादी आलोचना करते रहे, वे इतिहास के गड़े मुर्दे को उखाड़कर किसी एक धर्म के खिलाफ नफरत का जो बीज बोते रहे हैं, उसका दुष्परिणाम है एक नीमच के एक जैन बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या, और बेशर्मी इस हद तक है कि उसका वीडियो तक वायरल किया गया। क्या कमाल है इस देश में, क्या सत्ता ने जाल फैलाया है। सब तरफ लोग फंसते चले जा रहे हैं, और सिर्फ एक जैन बुजुर्ग की इसलिए पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है कि वह मुसलमान है। यह संदेह क्या हमारे भीतर इतने जमकर हमारे दिलो दिमाग में भर दिया गया है कि हम सिर्फ मुसलमान होने के नाम पर किसी से नफरत करने लगे। हैरान हूं, और हैरानी होनी चाहिए सत्ता को कि वह इस देश को किस दिशा में ले जा रही है। 10 रुपए पेट्रोल डीजल में राहत को बड़ा तोहफा बताने वाली मीडिया शायद यह भूल गई है कि 2014 के बाद न केवल प्रत्येक जरूरत की वस्तुओं की कीमत 2 गुनी और उसके आसपास हो गई है, बल्कि रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले 15 रुपए से भी नीचे चला गया है। यह है देश की बदहाली और वास्तविकता। लेकिन इससे परे जब केवल मस्जिदों के नीचे खुदाई को लेकर ही अपना सीना 56 इंच का बताया जाने लगे, अपने को गौरवान्वित करने की कोशिश करना शुरू कर दिया जाए, तो उसका दुष्परिणाम उस जैन बुजुर्ग के रूप में सामने आता है। हमें नहीं मालूम कि उसके परिवार के लोग इन हिंदूवादी संगठनों से कितने प्रभावित हैं, लेकिन यह बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि जब भी पशुता की आंधी चलती है वह किसी को नहीं देखता है, सबको अपनी चपेट में ले लेता है। ओडिशा में बजरंग दल के गुंडों ने मचाया आतंक। अंबेडकर वादियों पर किया जानलेवा हमला। भगवाधारी गुंडों की कब होगी गिरफ्तारी। हिंसा की ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे हिंदूवादी संगठन दलितों पर बर्बरता की सारी हदें पार कर रहे हैं। भगवाधारियों की ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे मनुवादी दलितों से सख्त नफरत करते हैं। ये तस्वीरें 14 अप्रैल की हैं, जिस दिन पूरी दुनिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रही थी। भगवाधारी ओडिशा के बरगढ़ जिले में अंबेडकर वादियों पर हमला कर रहे थे।
ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस ओडिशा की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक अंबेडकर जयंती के दिन दोपहर करीब 3 बजे अंबेडकरवादी युवाओं की बाइक रैली पर बजरंग दल के गुंडों ने हमला किया। अंबेडकरवादियों ने अट्टाबीरा से गोडेगा तक बाइक रैली का आयोजन किया था, लेकिन इस बीच बजरंग दल के गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। संजय कुमार नाम के एक पीड़ित ने बताया कि पुलिस ने एक दिन पहले कहा था कि अंबेडकरवादियों की बाइक रैली पहले होगी और बाद में बजरंग दल वाले अपनी रैली निकालेंगे, लेकिन रैली के दौरान ही बजरंग दल वालों ने नीले झंडे लगी गाड़ियों पर हमला बोल दिया। तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे चुन चुनकर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और बाइक्स को तोड़ा गया है। प्रेस रिलीज के मुताबिक करीब 25 गाड़ियों को तोड़ा गया, बैनर फाड़कर उन पर पेशाब किया गया, चाकू, कांच की बोतल और लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। वकीलों के इस ग्रुप ने ओडिशा पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में ही ये सारी गुंडागर्दी की गई, लेकिन पुलिस ने भगवाधारी गुंडों को नहीं रोका। पीड़ितों के मुताबिक हमले के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर समझौता कराया, लेकिन उसके बाद भी बजरंग दल वालों ने कुछ अंबेडकरवादी लोगों के घर में घुसकर मारपीट की। पीड़ितों की तरफ से हमें कुछ एक्सरे रिपोर्ट और तस्वीरें भेजी गई हैं, जिनमें फ्रैक्चर और चोट देखी जा सकती है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े हमले के बाद भी बरगढ़ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है ना विभत्स। ये सच है इस देश का। अखलाक से लेकर नूर खान तक की मौत पर यदि आपकी संवेदनशीलता नहीं जागती है तो यकीन मानिए कि ये नफरती गैंग एक एक करके उन लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर देंगे जो सत्ता के विरोध या सत्ता से असहमत होते हैं। उनके लिए यदि धर्म सर्वोपरि है तो यकीन मानिए इस देश में इस तरह के लोगों का कभी स्थान नहीं रहा है, लेकिन हालात और विरोध के स्वर का बिखराव इस देश के लिए बहुत भारी पड़ेगा। राहुल गांधी क्या कहते हैं, कांग्रेसी क्या कहते हैं या दूसरे विपक्ष के दल क्या कहते हैं, छोड़ दीजिए, भूल जाइए इन सब बातों को। लेकिन प्रेम से बड़ा निर्माण का कोई आधार नहीं होता। हमने बार बार समझाया कि नफरत कभी भी निर्माण नहीं करती है, विकास के रास्ते नहीं खोलते हैं, वह केवल विध्वंसक होती है और इसका दुष्परिणाम आपके सामने है। इधर छत्तीसगढ़ की बात कर लें। छत्तीसगढ़ में एसएस फाउंडेशन के द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मिस्टर मिसेस इस प्रतियोगिता में जितेंद्र, राशि, सोनम और प्राची विजेता बने हैं। यह राजनांदगांव के सोननी में हुआ और बड़े जोर शोर से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उभारने की बात कहते हुए इसकी डायरेक्टर शिखा साहू ने बताया कि किस तरीके से प्रतियोगिता को लेकर लोगों में उत्साह रहा और उन्होंने इस दौरान एक पोस्टर का भी विमोचन किया, ग्रैंड फिनाले का दे उसको या उसे वे लोग देश के स्तर पर ले जाना चाह रहे हैं और गोवा में अक्टूबर में इसके लिए भव्य आयोजन कर रहे हैं। जो प्रतियोगिता में विजेता हैं वे बेहद उत्साहित हैं। इधर कांग्रेस के भीतर अंदरूनी लड़ाई भी तेज हो चली है। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे कि किस तरीके से प्रवक्ताओं के बीच मतभेद उभरने लगे हैं, किस तरीके से प्रवक्ता जो है वो विरोधी दल के लोगों के साथ मिलकर उनकी सुविधानुसार बयानबाजी कर रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मनरेगा कर्मचारियों के हड़ताल पर बात कर लिया जाए।
इससे पहले मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल जो आने वाले दिनों में और तेज होगी। मनरेगा कर्मचारियों को लेकर सरकार क्या सोच रही है, यह बेहद कठिन काम है। आप नहीं सोच सकते कि सरकार क्या सोच रही है। छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक 194/2013 रायपुर दिनांक 19/6/2013 के द्वारा जारी अपर मुख्य सचिव वित्त एवं योजना विभाग के आदेशानुसार ऐसी अस्थायी पद जो 3 वर्ष से अधिक अवधि से निरंतर चल रहे हैं एवं दीर्घकालीन तक चलने या जारी रखने की आवश्यकता है, ऐसे पदों को स्थायी करने का प्रावधान है। यह पत्र जारी किया गया है और 16 साल से मनरेगा कर्मचारी अपनी मांग कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। अनियमित कर्मचारी के रूप में उन्हें नियमित किया जाना है। कांग्रेस जब सत्ता में नहीं थी तब भूपेश बघेल और टीएस बाबा उनके मंच पर जाकर उनसे मिलकर कहा था कि हमारी सत्ता आएगी तो हम आप सबका नियमितीकरण कर देंगे। 3 साल से ऊपर हो गए हैं। शायद यही वजह है कि वे अब भरोसा छोड़ चुके हैं। हालांकि भूपेश है तो भरोसा है का नारा वे लगाते हैं, लेकिन कमेटी गठन करने के बाद भी यदि उनका आंदोलन चल रहा है तो इसकी बहुत सारी वजह है। मनरेगा कर्मचारियों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सत्ता में आने के बाद कांग्रेस अपने वादे से क्यों मुकर रही है। बहुत सारे विभाग में, चाहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो, स्कूली शिक्षा कर्मचारी हो, पंचायत कर्मी हो, बहुत सारे लोगों का नियमितीकरण होता रहा है, लेकिन मनरेगा के मामले में नियमितीकरण नहीं होने को लेकर कर्मचारी बेहद नाराज हैं। हालांकि इस समय आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया है और यह सच भी है कि मनरेगा के काम ठप होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का नया संकट खड़ा हो गया। लोगों के पास काम नहीं है। इस बढ़ती भीषण महंगाई में लोग क्या करें यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा और शायद इसी वजह है कि पलायन भी शुरू हो गया है। पलायन का दुर्भाग्य कौन नहीं जानता है कि किस तरीके से लोग दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं और बंधक बना लिए जाते हैं। शारीरिक दैहिक शोषण के अनेकों खबरें सुनने को मिलती हैं और बंधक का यह आलम है कि कई बार सरकार को जाकर इन बंधक मजदूरों को छुड़ाना तक पड़ा है। इसके बाद भी सरकार यदि पलायन नहीं रोक पा रही है, मनरेगा के कर्मचारियों को आंदोलन से नहीं रोक पा रही है या उन्हें नहीं मना पा रही है, तो इसका मतलब क्या है। एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर क्या इस योजना को अमली जामा पहनाने की कोशिश हो रही है। मनरेगा कर्मचारियों को यदि आप नहीं मना पाए तो फिर इसका क्या अर्थ निकाला जाए। उन्होंने कल ही दावा किया था कि उनकी वजह से या सरकार की नीतियों की वजह से 150 करोड़ रुपए हर साल लेप्स हो रहे हैं, वापस सेंट्रल के पास वह पैसे चले जा रहे हैं, जबकि उस पैसे का उपयोग नियमितीकरण में भी किया जा सकता है। कई सुझाव वे दे चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की हठधर्मिता भारी पड़ रही है। इधर किसानों को लेकर कल ही भूपेश सरकार ने 1804 करोड़ की सौगात किसानों को, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को न्याय योजना के तहत दी। लेकिन दूसरी तरफ हॉर्टिकल्चर विभाग क्या कर रहा है, किस तरीके से किसानों को छल कर रहा है।
हॉर्टिकल्चर में बैठे अधिकारी किस तरह का खेल खेल रहे हैं और कृषि मंत्री क्या कर रहे हैं, ये बहुत सारे सवाल है। सीड जेल खरीदी में घोटाला और उसके अपराधियों को बचाने की कोशिश, त्रिमूर्ति घोटाला भी कोई नहीं भूला है, विधानसभा में मामला उठ चुका है, कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन उस मामले में भी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को बचाया जा रहा है। एक राज्य का ब्लैक लिस्टेड कंपनी दूसरे राज्य में कैसे काम कर सकता है, लेकिन यह छत्तीसगढ़ में हो रहा है। अधिकारियों के भ्रष्टाचार चरम पर है और इन परिस्थितियों में आम आदमी के लिए यदि 10 रुपए पेट्रोल डीजल की कमी को बड़ा सौगात मीडिया बताने लगे तो हैरानी की बात तो है ही। धन्यवाद।